स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कुछ महीनों पहले आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें स्टेट के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए। साल 2014 में तेलंगाना के साथ ही आंध्रा का इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाने वाला हिस्सा हैदराबाद भी चला गया था। इसलिए आंध्रा को ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिर्फ आंध्रा में नहीं बल्कि देश के अमीर राज्यों से लेकर सबसे गरीब स्टेट तक में हो रहे हैं। सभी अपने स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे समिट करा रहे हैं, जिसमें राज्य के सीएम खुद हर एक डेलीगेट के साथ अपने स्टेट के कल्चर और बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो उत्तराखंड में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होने वाला समिट, देखा जाए तो आज भारत का हर वो स्टेट जहां पर थोड़ी सी भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, वो इस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की राह तकने की बजाय खुद से अलग अलग सेक्टर्स में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं, जिससे देश में एक तरह का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो अधिकतर कोस्टल एरियाज वाले स्टेट में ही होते थे, वो भी लैंड लॉक्ड और इकोनॉमिकली पुअर स्टेट में भी होने लगे हैं। आज इन सबको एक तरीके से वाइब्रेंट गुजरात मॉडल का इफेक्ट भी कहा जा रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर देश के लगभग सभी राज्य इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से इतना कंपटीशन क्यों कर रहे हैं, और इस बढ़ते कंपटीशन का स्टेट के साथ ही साथ ओवरऑल इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। हम इन्हीं सब सवालों का जवाब आज डिटेल में अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ सेंचुरी पीछे जाने पर हमें यह दिखता है कि देश के सभी राज्य इंडिपेंडेंट किंगडम के जरिए ऑपरेट होते थे, जो देश के ताज में अलग अलग नायाब हीरे की तरह थे। लेकिन अंग्रेजों से आजादी के बाद यूनिफॉर्म ऑफ इंडिया बना तो उसमें पूरे देश के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जाना था, जहां एक प्लानिंग कमीशन यह तय करता था कि देश में अगले 5 सालों में क्या होगा, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि साल 2015 तक प्लानिंग कमीशन की मौजूदगी के चलते ही जो प्लान केंद्र सरकार 5 सालों के लिए तय करती थी, उसमें राज्य सरकारें कुछ खास बदलाव नहीं कर पाती थी और एक तरीके से केंद्र सरकार की बात मानने के लिए मजबूर थी। 1991 से पहले तो मार्केट लेड इकोनॉमिक्स मॉडल को छोड़कर जिस तरीके से परमिट राज चल रहा था, उसी की देन थी कि 1990 तक देश गहरे आर्थिक संकट में चला गया। लेकिन 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया और मार्केट फोर्सेस ने इंडियन इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले किया। बावजूद इसके भी प्लानिंग कमीशन साल 2014 तक वैसे ही चलता रहा, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी तो लिबरलाइज्ड हो चुकी थी, लेकिन FDI इनफ्लोज में कोई खास ग्रोथ नहीं थी, और यही वजह थी कि इंडियन स्टेट ज्यादा कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, साल 2015 में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग का गठन किया, वैसे ही इंडियन स्टेट को एक ऐसी फ्रीडम मिली जिससे वो बीते एक दशक में तेजी से तरक्की कर सके हैं। और यही कारण है कि स्टेट अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन भी करने लगे हैं। दरअसल इससे हुआ ये कि जो बदलाव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ओपन मार्केट के बावजूद नहीं पॉसिबल हो पाया था, वो बीते 8 सालों में ही हो गया, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा भी प्रूव करता है। साल 2022 में निर्मला सीतारमण ने बताया था कि पिछली सरकार के साल 2004 से साल 2014 तक के टेन्योर में जितना FDI इनफ्लोज हुआ था, उसमें पिछले 8 सालों में 65% की ग्रोथ दर्ज की गई है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर नीति आयोग ने ऐसा किया क्या? देखिए, इसका जवाब है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दरअसल नीति आयोग ने तय किया कि देश में राज्यों को फ्रीडम मिले और सभी स्टेट अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग नेसेसरी प्लान बना सके, साथ ही वो सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। अब इससे हुआ ये कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टेट को बेहतर बनाने के लिए प्लान करने लगे, जिससे सभी स्टेट्स के बीच कंपटीशन का एक दौर शुरू हो गया। फिर चाहे वो रिफॉर्म्स में हो, वेलफेयर में हो, या फिर अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इजी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को बनाना हो। फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की वजह से स्टेट आपस में तो कंपटीशन में लगी गए, साथ ही वो सेंटर से भी कॉपरेशन कर कॉम्पिटिटिव रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाए। दोस्तों, अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो राजस्थान ने साल 2014 में अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए नए लेबर रिफॉर्म्स किए। बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र ने भी राजस्थान की तरह लेबर रिफॉर्म्स किए। पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में और भी राज्य इस दिशा में आगे बढ़े, जिससे न सिर्फ उनके यहाँ पर एक बेहतर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरनमेंट बनेगा, बल्कि वहाँ काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज को भी फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू
बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखा जाए तो इस बदलते एनवायरनमेंट की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सभी स्टेट अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं राज्य समझ चुके हैं कि सेंट्रल प्लानिंग न होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्ट या फिर इंडक्टिव किसी भी तरीके से अधिक मदद नहीं कर पाएंगी। ऐसे में बेहतर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि राज्य अपनी इकोनॉमी को खुद बूस्ट करें। दोस्तों, ये आत्मनिर्भरता भी बढ़ते कंपटीशन का कारण है। दरअसल इसका असर ये हो रहा है कि भारत के लगभग सभी राज्य अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर हैं। साथ ही स्टेट की फ्रंटलाइन ब्यूरोक्रेसी को बिजनेस फ्रेंडली बनाने में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए राज्य के लीगल फ्रेमवर्क को भी कॉम्पेटिबल बनाया जा रहा है। इन सबसे जाहिर है कि स्टेट में प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज किसी पर्टिकुलर स्टेट को क्यों चुने? इसके लिए स्टेट खुद को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए इंसेंटिव्स, कंसेशंस और सब्सिडी जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जाए तो इन सब के पीछे फाइनल गोल ये है कि जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे, फ्यूचर के लिए स्टेट का टैक्स कलेक्शन न सिर्फ सिक्योर होगा बल्कि बढ़ेगा भी। दोस्तों, एक और कारण की बात करें तो राज्यों में हुए रिसेंट असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट ये बताते हैं कि देश की जनता पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस के बीच अंतर समझ गई है। इसलिए जिन राज्यों में बीजेपी लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है, वहाँ भी दूसरी पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो अपने अलग राज्य के लिए उसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो स्टेट के ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने और स्टेट की इकोनॉमी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट जनता का भरोसा जीतने के लिए अपने यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए नई नई पॉलिसीज बना रही हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट पर ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स देने का भी प्रेशर न हो और पोटेंशियल यूथ को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दोस्तों, अगर देश की उन टॉप स्टेट की बात करें जो इस कंपटीशन में सबसे आगे बने रहने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें देश के कोस्टल एरियाज वाले स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र और तमिलनाडु तो है ही, साथ ही दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, इन्हीं 5 स्टेट्स ने देश की टोटल 88% FDI इनफ्लोज को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। देखिए, अगर इन 5 राज्यों के ज्यादा FDI इनफ्लोज को समझें तो इसमें से 4 स्टेट तो कोस्टल एरियाज में आते हैं, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होती है और इन्वेस्टर सालों से इन्हीं वजहों से इन राज्यों में इन्वेस्ट करते आए हैं। लेकिन अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली को सबसे बड़ा फायदा है नेशनल कैपिटल रीजन होने का। साथ ही नीति आयोग की इनोवेशन इंडेक्स में भी दिल्ली को देश के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले स्टेट में शामिल किया गया है। यानी दिल्ली में न्यू एज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और नए नए इनोवेशन करना यहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल है। साथ ही इन 5 स्टेट की पर कैपिटा इनकम और GDP भी काफी स्टेबल रहती आई है, जिसकी वजह से ये FDI इनफ्लोज के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बन जाता है। दोस्तों, अगर रिसेंट डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले क्वार्टर में ही महाराष्ट्र ने 36,634 करोड़ की FDI इक्विटी अट्रैक्ट किया है, जबकि कर्नाटका ने 21,400 करोड़ रुपए, दिल्ली ने 15,358 करोड़, गुजरात और तमिलनाडु ने करीब 6,000 करोड़ का FDI इक्विटी हासिल किया है। अब इसमें कंपटीशन कैसे है, अगर उसे समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहां दिल्ली ने करीब 18,000 करोड़ का FDI इक्विटी हासिल किया था, तो गुजरात ने इसी टाइम पीरियड में 24,692 करोड़ की इक्विटी हासिल की थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले क्वार्टर में दिल्ली जहां 15,358 करोड़ तक पहुंचा, तो वहीं गुजरात 6,000 करोड़ पर ही रुक गया। इसे गुजरात की कमी के तौर पर देखने की जगह बढ़ते कंपटीशन की तरह देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बढ़ते इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन कंपटीशन के असर को समझने के लिए भारत के सबसे पुअर स्टेट का एग्जांपल लेना जरूरी है। दोस्तों, बिहार जो अपने पिछड़ेपन, गरीबी और खराब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमेशा से इन्वेस्टर्स की नजरों से दूर रहता आया था, उसने भी अपने यहाँ पर कई रिफॉर्म्स किए हैं, जिसका फायदा बीते कुछ सालों में हुआ है। देखा जाए तो एक और पेप्सिको ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो वहीं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बिहार में 150 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। पॉसिबल है कि आने वाले सालों में बिहार में और बड़े इन्वेस्टमेंट आए। बात अगर उत्तराखंड की करें तो वहां पर भी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज करवाकर इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए पुश करेगी। उत्तराखंड के साथ ही देश के लगभग सभी राज्यों में सेपरेट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले सालों में देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही साल 2015 में ही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सिंगापुर के थिंक टैंक की मदद लेने को कहा था, जिससे मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा सके।
देखा जाए तो इसी का असर है कि मध्य प्रदेश में भी एफडीआई इनफ्लो में सुधार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में बढ़ते इन्वेस्टमेंट का फायदा ये भी है कि यहाँ तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अगर साल 2021-22 के टोटल एफडीआई इनफ्लोज की बात करें तो मध्य प्रदेश में $209 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। इसी तरह का राजस्थान की बात करें तो बीते कुछ सालों में वहां की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में आए कुछ रिफॉर्म्स का असर देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में राजस्थान में लगभग 3085 करोड़ का एफडीआई इनफ्लो हुआ। इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले क्वार्टर में वेस्ट बंगाल में भी 438 करोड़ का एफडीआई इनफ्लो हुआ। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश के सबसे अच्छे स्टेट तो अभी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस बढ़ते कंपटीशन के फायदे की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ ही साथ राज्य के टैक्स रेवेन्यू में भी बहुत बढ़ोतरी होगी और इस रेवेन्यू का फायदा न सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करने में इस्तेमाल होगा बल्कि स्टेट की बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में भी मदद मिलेगी। इससे बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल करने में राज्यों के ऊपर कर्ज और केंद्र सरकार के ऊपर राज्यों की मदद करने का एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता रहेगा। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा कि भारत जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है उसे कोई और नहीं बल्कि इंडियन स्टेट्स ही मिलकर पूरा कर सकते हैं। आजादी के बाद से देश के कुछ स्टेट को छोड़ दें तो बाकी के स्टेट इकोनॉमिकली देश की उतनी मदद नहीं कर सके। इसलिए भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रेशर भी उन्हीं कुछ स्टेट के ऊपर ही है। लेकिन ऐसे में सालों से वहां के रिसोर्सेज का तेजी से इस्तेमाल और एक्स्ट्रा प्रेशर राज्यों को जल्द ही नुकसान पहुंचाने लग सकते हैं। इसलिए अब समय की जिम्मेदारी को 28 राज्यों के कंधों पर उनकी क्षमता के अनुसार बांटा जाए और इस बढ़ते प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अट्रैक्शन से वही होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जितना ज्यादा राज्य सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर परफॉर्म करेंगे उसका सीधा असर स्टेट की इकोनॉमी के साथ साथ देश की कमाई पर भी पड़ेगा और इंडिया के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा कि किसी भी स्टेट में कोई भी इन्वेस्टर तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इतना हेल्दी हो कि उसके इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। देखा जाए तो इस बात को इंश्योर करने के लिए राज्य सरकारें न सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त कर रही हैं बल्कि स्टेट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने में लगी हुई हैं। इससे एक और जहां इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, दूसरी ओर राज्य की जनता के लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी। उन्हें बिजनेस के लिए अपने आप बेहतर एनवायरनमेंट मिलने लगेगा। दरअसल इससे होगा ये कि ऐसे बिजनेसमैन जो राज्य की खराब हालत की वजह से वहां पैसा लगाने को तैयार नहीं थे वो भी सामने आकर स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। इन सब के अलावा इससे इंडिया का कल्चरल प्रमोशन और डाइवर्सिटी को भी ग्लोबलाइज करने में कंपटीशन बड़ा रोल प्ले करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी स्टेट के ग्लोबल समिट में राज्य के कल्चर को सबसे आगे रखते हुए ही ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। भारत के लिए हर स्टेट की इस एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इंडिया जिस सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर कदम बढ़ा रहा है वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट चैलेंजेस को भी समझना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे समझें कि आज इंडिया जीरो कार्बन एमिशन की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एथेनॉल बेस्ड इंजन्स और हाइड्रोजन फ्यूल की बातें हो रही हैं। साथ ही पावर सप्लाई के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई स्टेट जो देश के रिन्यूएबल एनर्जी को कम एफर्ट में बूस्ट कर सकता है तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अगर ऐसे स्टेट की बजाय किसी इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट जैसे कि मुंबई, तमिलनाडु या फिर दिल्ली में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे भारत का सस्टेनेबल ग्रोथ का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। इसलिए हर स्टेट अपने पोटेंशियल को समझते हुए ही इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्टेट और कंट्री की डेवलपमेंट इजी और पॉजिटिव नजर आएगी। दोस्तों, पॉसिबल है कि आज भी एफडीआई इनफ्लोज का सबसे बड़ा हिस्सा देश की उन्हीं चुनिंदा स्टेट्स के पास जाता हो, लेकिन अगर देश के सभी राज्य ऐसे ही प्रयास करते हैं और अपने यहाँ पर जरूरी रिफॉर्म्स करते हैं तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि एफडीआई इनफ्लोज का शेयर सारे देश में फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और तरक्की के लिए देश के सिर्फ कुछ ही शहरों पर एक्स्ट्रा प्रेशर न पड़े। साथ ही ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बना रहे, ताकि सभी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ ही साथ सहयोग को भी बनाए रखें। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।